आपका एक बार फिर फेसबुक लाइव में स्वागत है। मैं समझ सकता हूँ ये लंच का टाइम है और मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन मैं करूँगा। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, मैं भी खाना बनाऊंगा और खाऊंगा इसके बाद, लेकिन थोड़ी बातचीत करूंगा मैं आपसे, क्योंकि मैं कह चुका हूँ आपसे और बात की मुझे मालूम नहीं कि मैं अभी इतनी जल्दी बातचीत कर पाऊँ। अभी हम लोगों ने एक सिलसिला शुरू किया था मुसलमान और जनतंत्र के संबंध पर बातचीत करते हुए। सवाल यह है कि मुसलमान को कैसे देखें और जनतंत्र को कैसे देखें। दोनों के बीच में एक पेच है और कॉमन पेच है। वो दोनों के बीच में एक ऐसी उलझन है जो कि अभी तक सुलझी नहीं है। 70 साल हो गए और उलझती जा रही है, वो उलझन बढ़ती जा रही है। उलझन यह है कि जो लोग मुसलमानों के बारे में बात करते हैं, वे लोग मुसलमानों के बारे में बात करते समय मिथकी भाव से बात करते हैं। मुसलमानों को उन्होंने एक मिथ बना दिया है। मुसलमानों के बारे में एक कृत्रिम कल्पना लोग निर्मित किया गया है, और यह दोनों तरफ से किया गया है। उन लोगों ने भी एक कल्पना लोग निर्मित किया है जिन्हें हम धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, और उन लोगों ने भी निर्मित किया है जिन्हें कि हम लोग प्रतिक्रियावादी कहते हैं, मुस्लिम विरोधी कहते हैं। यह अचानक नहीं है, यह अचानक नहीं है कि ये दोनों ही किस्म के जो नजरिए हैं, इनमें दोनों ही तरह के नजरिए में अनेक किस्म के संगठन हैं जो तमाम किस्म की बहसों में इन्वॉल्व हैं। मेरी ये निजी धारणा है कि मुसलमानों पर बात करते समय मिथ की नजरिए से नहीं देखना चाहिए। मुसलमान के बारे में पहले से प्रचलित मिथ बनाए जा रहे हैं, उन मिथों के आधार पर जो किंवदंतियां बनाई जा रही हैं, जो अतीत के आख्यान गढ़े जा रहे हैं, उनके आधार पर मुसलमानों को नहीं देखा जाना चाहिए। ये मिथ, ये किंवदंतियां, ये अतीत के आख्यान जो मुसलमानों के बारे में बात करते समय बार बार हमारे बीच में आते हैं। किसी को चिंता है कि औरंगजेब ने क्या क्या किया था, किसी को चिंता है कि औरंगजेब के पहले फला फला मुस्लिम राजा ने क्या क्या किया था। मुसलमान कहां मिलेगा आपको? मुसलमान क्या मिथकों में मिलेगा? ये मिथ की जो आख्यान है, ये किंवदंतियां हैं, ये पुराने जो अतीत के आख्यान हैं, मुसलमान वहां मिलेगा? मुसलमान का अतीत के आख्यानों से कोई संबंध नहीं है। जो आज का मुसलमान है उसका कोई संबंध नहीं है। उसका ना अकबर से संबंध है, ना औरंगजेब से संबंध है, उसका ना बाबर से संबंध है, ना उसका सिकंदर से संबंध है, किसी से संबंध नहीं है। आप किसी भी समुदाय के बारे में अगर बात करना चाहते हैं तो आप पहले उसके बारे में मिथ की आख्यान क्यों गढ़ते हैं? क्या जरूरत है आपको मिथ की आख्यान गढ़ने की? एक तरफ वह आख्यान गढ़ा गया जिसमें कि लगातार यह बताया गया कि मुस्लिम शासकों ने क्या क्या जुल्म किए हिंदुओं पर, और अब तुम यहां से देखो कि ये जो मुसलमान हैं ये उनके साथ रहे हैं। नहीं, ये जो मुसलमान है, आज का मुसलमान, ये कभी किसी भी राजा के साथ नहीं रहा है। आज जो हिंदुस्तान में मुसलमान रहते हैं वो चाहे जिस पार्टी को वोट दें, पिछली बार तो उन्होंने बड़ी संख्या में बीजेपी को वोट दिया था, उसके पहले वो कांग्रेस को वोट देते रहे, अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों को वोट देते रहे वो। तो इन शासकों के साथ जुड़े हुए इनके जो भावबोध है, क्या इससे मुसलमान समझ में नहीं आते? जब बीजेपी को वोट देते हैं तो यह समझ में नहीं आता कि मुसलमान किसके साथ हैं।
मुसलमान जब कम्युनिस्टों को वोट देते हैं तो समझ में नहीं आता कम्युनिस्टों के साथ है। मुसलमानों ने कभी औरंगजेब को वोट नहीं दिया था, औरंगजेब को चुना नहीं था। मुसलमानों ने कभी बाबर को भी नहीं चुना था। जिस तरह से हिंदुओं ने कभी शासक नहीं चुने, राजे नहीं चुने, रजवाड़े नहीं चुने, उसी तरह मुसलमानों ने कभी राजे और रजवाड़े नहीं चुने। जनता राजाओं को नहीं चुनती रही है। इसलिए मुसलमानों के खाते में ये किंवदंतियां, आख्यान और ये मिथक जो उनको लेकर गढ़े गए, ये न डाले जाएं। मुसलमान को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि मुसलमान को मिथकों और किंवदंतियों के बाहर लाओ। आपके आसपास इर्द गिर्द जैसा मुसलमान है उसे देखो। आपके वर्तमान के समाज में मुसलमान जो है उसे देखो, उसे पहचानो, उसकी वास्तविकता को समझो। मुसलमान वह है। आपको अपनी आंखों के सामने खड़ा हुआ मुसलमान जो आपके यहां से रद्दी खरीद के ले जाता है, जो आपके यहां से एकदम डिस्कार्डेड चीज खरीद के ले जाता है, जो आपके यहां लोहे का काम करता है, जो आपके यहां बढ़ई का काम करता है, जो आपके यहां कंस्ट्रक्शन का काम करता है, जो आपके यहां हिंदुस्तान के तमाम किस्म के व्यापार में लगा हुआ मुसलमान है, वो नजर ही नहीं आता आपको। आपको औरंगजेब नजर आता है। कमाल की दृष्टि है, अचानक चली जाती है। मुसलमान अतीत में नहीं वर्तमान में जीता है और मिलता है। जिन लोगों के लिए मुसलमान अतीत की चीज हो वे लोग अतीत में जाएं, लेकिन मुसलमान अतीत में नहीं रहता। मुसलमान वर्तमान में रहता है, वैसे ही जैसे कि हिंदू रहते हैं, वैसे ही जैसे सिख और ईसाई रहते हैं, बाकी समुदाय के लोग रहते हैं। किसी भी समाज की परिभाषा, किसी भी समाज के समुदाय के बारे में कोई भी विमर्श पर बात करते समय, धर्मनिरपेक्षता पर बात करते समय, ये गंगा जमुनी तहजीब और उसकी परंपरा के आधार पर उसके यूटोपिया में मुसलमान को खोजा नहीं जाना चाहिए। सामने मुसलमान देखो, सामने कैसा मुसलमान है उसके बारे में बात। सामने जो मुसलमान है उसे देखो, जो यथार्थ में मुसलमान है आपके सामने खड़ा हुआ है, साक्षात हाड़ मास का, जिसकी आबादी 20 करोड़ है। आपको हाड़ मास का मुसलमान, सामने जो खड़ा हुआ मुसलमान है वो दिखाई नहीं देता, लेकिन आपको औरंगजेब के जमाने का मुसलमान दिखाई देता है। आपको गंगा जमुनी तहजीब वाला मुसलमान दिखाई देता है। पलट के पूछा या नहीं जाना चाहिए कि हमारे जो धर्मनिरपेक्ष आलोचक हैं और धर्मनिरपेक्ष थिंकर हैं, उन्होंने वर्तमान के मुसलमानों के जीवन पर, यथार्थ पर कितना लिखा है। आश्चर्यजनक है कि आप अगर सामने जो यथार्थ है उस पर लिखा खोजने जाएंगे तो आपको बहुत कम सामग्री मिलेगी मुसलमानों के बारे में, सेकुलर लोगों की लिखी हुई और प्रतिक्रियावादियों की लिखी हुई। अतीत की सामग्री खूब मिलेगी, मोटी मोटी किताबें हैं। तो एक ने तो अतीत में खोजा और वो औरंगजेब से शुरू किया, तो उसे अब वर्तमान में उसे आतंकी, उसे हिंसक, उसे देशद्रोही बना के छोड़ा। और दूसरे ने जब अतीत के मायालोक में खोजा तो मुसलमान को सेक्युलर, सर्वधर्म संभाववादी, पता नहीं क्या क्या। मुसलमान न सेक्युलर है न आतंकवादी है, मुसलमान सिर्फ मनुष्य है। और ऐसा मनुष्य है जिसके पास में वंचनाओं के अलावा और कोई आख्यान ही नहीं है। जैसा कि मैंने पिछली बातचीत में आपसे कहा था, मैं फिर उसे एक बार जस्ट रेफरेंस के तौर पर कहना चाहता हूं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आने के पहले तक, यानी 2006 के नवंबर महीने तक, हिंदुस्तान में मुसलमान कैसा है, उसकी स्थिति कैसी है, हिंदुस्तान की सरकार नहीं जानती थी, हिंदुस्तान का समाज नहीं जानता था। डेमोक्रेसी को अर्जित करने के लिए जरूरी है कि लोगों को, समुदायों को, तमाम किस्म के विचारों को मिथों के बाहर लाया जाए और जो मिथ मेकिंग है उसे तोड़ा जाए। सच्चर कमेटी ने एक जो मिथ बना हुआ था, क्या मिथ था?
कांग्रेस ने अपीजमेंट किया है, कांग्रेस ने मुसलमानों के पक्ष में एक्शन लिए, मुसलमानों का भला किया है, मुसलमानों के पक्ष में खड़ी रही है और मुसलमानों के संतुष्टिकरण का काम किया है। और जो फैक्ट सामने आए, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पार्लियामेंट से अप्रूव्ड रिपोर्ट है, पास की गई रिपोर्ट है, उसमें जो तथ्य शामिल किए गए वे सारे के सारे तथ्य इस प्रचार को, यानी सरकार के प्रचार को भी, सरकार कितनी निकम्मी और सरकार की योजनाएं किस तरह से मुसलमानों से दूर रही हैं, इस तथ्य का भी वो उद्घाटन करती है रिपोर्ट। और इस तथ्य का भी उद्घाटन करती है कि मुसलमानों का किस तरह से सांप्रदायिकीकरण हुआ है और मुसलमानों पर किस तरह से हमले हुए हैं और मुसलमानों को किस तरह से अपराधी बनाया गया है और मुसलमान किस तरह से गरीब हैं और तमाम किस्म की सरकारी योजनाओं से वंचित हैं। ये जो मुसलमानों को लाभ मिले हैं, मुसलमानों को पाला पोसा गया है, मुसलमानों को चांदी की चम्मच में खिलाया गया है, ये जो मिथ बनाया था आरएसएस ने, इस मिथ को सच्चर कमेटी की रिपोर्ट तोड़ती है। हमने क्या किया? हमने यह किया कि हमने लगातार इस मिथ मेकिंग को, मेरा कहना यह है कि अगर आपको डेमोक्रेसी में जीना है तो मिथ मेकिंग से बाहर निकल के देखना होगा। वो चाहे कम्युनिस्टों के बारे में बने हुए मिथ हो, चाहे वो मजदूरों के बारे में बने हुए मिथ हो, और चाहे वो मुसलमानों के बने हुए मिथ हो। हमारे बीच में ये जो मिथ मेकिंग की जो परंपरा है, इस मिथ मेकिंग की परंपरा को ब्रेक करने की जरूरत है। मुसलमानों के बारे में जो मिथ गढ़े गए हैं धर्मनिरपेक्ष लोगों के जरिए, जो गढ़े गए वे मिथ कि हमने डेवलपमेंट किया, नहीं, आपने डेवलपमेंट नहीं किया, आपने मुसलमानों को नौकरियां नहीं दी, रिकॉर्ड है ये, रिकॉर्ड है ये कि मुसलमानों को के दरवाजे पर शिक्षा नहीं पहुंची, ये रिकॉर्ड है ये। आपके सारे दावे गलत हैं क्योंकि आपने लगातार शासन किया है। आरएसएस और बीजेपी के ये सारे दावे गलत हैं। कांग्रेस ने अपीजमेंट का काम किया है। दोनों ही चीजें गलत हैं और दोनों किस बात का कमाते और खाते रहे? मिथ मेकिंग का। एक चीज और, शुद्ध धर्मनिरपेक्षता मुसलमानों की रक्षा नहीं कर सकती। शुद्ध तहजीब के आधार पर, गंगा जमुनी तहजीब के आधार पर आप मुसलमानों की जिंदगी बदल नहीं सकते। परंपराएं जिंदगी नहीं बदलती, जिंदगी बदलती है वर्तमान की दशाएं और नीतियां। हो सकता है कि आपका परंपरा के प्रति बहुत साइंटिफिक दृष्टिकोण हो, लेकिन आपके पास में वर्तमान की कोई सही नीति न हो। कम्युनिस्टों की बहुत समृद्ध परंपरा रही है सेकुलरिज्म के पक्ष में खड़े रहने की, लेकिन क्या इससे मुसलमानों को लाभ हुआ? सिवाय इसके उनकी एक शारीरिक सुरक्षा हुई, इसके अलावा और कोई लाभ हुआ नहीं। बंगाल क्लासिक उदाहरण है उसका। बंगाल के वे जिले, मुसलमानों का वे समुदाय सबसे ज्यादा पिछड़े और सुविधा और शिक्षा से वंचित। एक छत्र राज्य था, 2/3 बहुमत था, हर चुनाव जीता आपने, 7 बार चुनाव जीता, लेकिन मुसलमानों की कंडीशन सुधर के नहीं दी। सच्चर कमेटी ने इस बात को रेखांकित किया था। फिर मैं कह रहा हूं कि धर्मनिरपेक्षता के आवरण में और ये जो अतीत का जो मायालोक है, हिंसा का, औरंगजेब का, अकबर का, बाबर का, इस मायालोक में आप मुसलमान को छिपाकर मुसलमान पर जुल्म न करें। एक प्यार से करता है और एक सीधे सीधे शत्रुता भाव से करता है, ये जुल्म दोनों ही करते हैं। मुसलमान की मुश्किल यह है कि वो अगर धर्मनिरपेक्ष न बने तो मरा, और अगर वो धर्मनिरपेक्ष बना तो मरा। पहली शर्त है मुसलमान सीधे तन के खड़ा हो, इसकी पहली शर्त है कि मुसलमान अपने को डेमोक्रेटिक बनाए। अगर मुसलमान अपने को लोकतांत्रिक बनाएंगे
तो वे लोकतंत्र के तमाम जो अच्छे फल हैं उन्हें पाएंगे और खाएंगे। सरकार चाहे जितना भेदभाव करे, किसी की भी सरकार हो, आत्मनिर्भरता जैसी चीज और डेमोक्रेसी जैसी लोकतांत्रिक वैल्यू जैसी चीज जो कि कल्टीवेट हुई है पिछले 70 साल में मुसलमानों के बीच में, मुसलमानों में एक अवेयरनेस पहली है, वे इस गेम को समझ गए हैं। वे धर्मनिरपेक्षता के भी मायालोक को समझ गए और वे ये जो सांप्रदायिकता का मायालोक है इसको भी समझ गए हैं। उन्हें लोकतंत्र में मजा आने लगा और यही वजह थी कि शाहीन बाग आंदोलन में वे एक नई ताकत के तौर पर दिखाई दिए, दल रहित ताकत के तौर पर दिखाई दिए। किस तरह की मांग कर रहे थे वो अपने नागरिकता के अधिकार की मांग कर रहे थे, सिटीजनशिप के राइट की मांग कर रहे थे। वो अपने मुस्लिम होने की मांग नहीं कर रहे थे। और यह बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। शाहीन बाग आंदोलन के पहले तक मुसलमान सड़क पर जब नहीं उतरा था, तब तक हम मुसलमान को मुसलमान के तौर पर देख रहे थे और उसके बारे में जो मिथ बने हुए थे कि वे कितने कंजर्वेटिव होते हैं, वे कितने अनडेमोक्रेटिक होते हैं, वगैरह वगैरह, सारे मिथ चूर चूर के टूट गए। सो मुसलमान कहां मिलेगा आपको? मैं आपकी नहीं जानता कि आपको क्या लगता है, लेकिन मैं जब भी किसी मुसलमान से मिलता हूं तो मेरी तबीयत खुश हो जाती है। पता है, मैं उसकी भाषा सुन के बड़ा मुग्ध होता हूं। बहुत स्वीट लैंग्वेज बोलते हैं। मिडिल क्लास के लोग तो अद्भुत फर्स्ट क्लास भाषा बोलते हैं। और जो मजदूर हैं, आप उनके पास बैठिए, जो मुस्लिम मजदूर हैं उनकी भाषा सुनिए, आपका दिल खुश हो जाए। एक जाति, उसके पास सभ्यता है कि नहीं है, यह इससे पहचाना जाता है कि उसके पास भाषा कैसी है। मुसलमान चाहे गरीब हो चाहे वो अमीर हो, उसके पास में एक बढ़िया पोएटिक लैंग्वेज है। और इस पोएटिक लैंग्वेज के जो एसेंस है, उसकी काव्यात्मकता है, इसको उसने हर हालत में प्रिजर्व करके रखा है। और ये बहुत अच्छी चीज है। ये लोकतंत्र की ताकत है। हमने तो एक ऐसी भाषा गढ़ी है जिसमें कि काव्यात्मकता चली गई। और मैं तो सचमुच में जब मुस्लिम लड़के बोलते हैं तो मैं उनकी भाषा सुन के जो है ना बिल्कुल ईर्ष्या से देखता हूं कि मैं यार ऐसी भाषा क्यों नहीं बोल पाता। मुसलमान सभ्य हैं या असभ्य हैं, ये किस बात से पहचानेंगे आप? संपत्ति से, उसकी राजनीतिक वफादारी से, उसके राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं। कोई व्यक्ति सभ्य है या असभ्य है, यह सिर्फ उसकी भाषा से सबसे पहले पहचाना जाता है। और इस मामले में मुसलमान कसौटी पर खरे उतरते हैं, क्योंकि उनके पास जो भाषा होती है जिसे वो बोलते हैं, उनकी जो औरतें भाषा बोलती हैं, उनके जो मर्द भाषा बोलते हैं, उनके जो बच्चे भाषा बोलते हैं, वो भाषा सुनने लायक होती है। वो पोएटिक लैंग्वेज, पोएटिक भाषा है, ये इनमेटीरियल। मैंने बंगला भी बोलते हुए लोग सुने। मैं एक बहुत बड़े फैक्ट की तरफ आज मैं ध्यान खींचना चाहता हूं आपका। ये सर्च करता है, चूल्हें हिलती हैं देश की। मुसलमान का सबसे कहां हुआ था? याद आ रहा है कुछ आपको? नंदीग्राम आंदोलन में, नंदीग्राम का इलाका मुस्लिम बहुल इलाका है, जहां पर कौन फंस गया? जो सबसे सेकुलर फ्रंट था वो फंस गया। ने जो आंदोलन किया ममता बनर्जी, उसमें अधिकतर मुसलमान थे। ममता के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ, नंदीग्राम की जो पॉपुलेशन की जो संरचना है, वो संरचना में अधिकतर मुसलमान हैं। भूल जाइए डेमोक्रेसी को, यहां से देखिए आप। और नंदीग्राम के आंदोलन ने चूल्हे हिला के रख दी थी वामपंथ की। सरकार जो गिरी तो गिरी, वामपंथ बंगाल से गायब हो गया।
और दूसरा आंदोलन जिसमें के मुसलमानों की ताकत, डेमोक्रेटिक सेंटीमेंट, कहां दिखाई दी ताकत? शाहीन बाग आंदोलन में। इसलिए मुसलमानों को अंडरस्टिमेट नहीं करें, उनकी लोकतांत्रिक आकांक्षाओं और लोकतांत्रिक ताकत को कम न समझें। वे फैनेटिक नहीं है, वे फंडामेंटलिस्ट नहीं है, वे रिएक्शनरी नहीं। उनमें जो रिएक्शनरी है उनमें इतनी ताकत नहीं है कि वे आंदोलन खड़ा कर सकें। हमने कभी सोचा ही नहीं कि नंदीग्राम की जो बैकबोन है, जो सामाजिक आधार है आंदोलन, उसकी बैकबोन थी मुसलमान। उसने पूरे के पूरे बंगाल को आंदोलित करके रख दिया। धर्मनिरपेक्षता से पेट नहीं भरता मालिक, समाजवाद से पेट नहीं भरता मालिक। पेट के लिए चाहिए, उसके लिए वर्तमान का मुसलमान देखो। अगर वर्तमान के मुसलमान को नहीं देखोगे और तुम खाली विचारधारा की कसौटी पर मुसलमान को देखोगे तो फेल हो जाओगे। मुसलमान के लिए सुरक्षा चाहिए, लेकिन लोकतांत्रिक नागरिक के तौर पर, मुसलमान के तौर पर नहीं। ये जो सेंस मुसलमानों में पैदा हुआ और जो शाहीन बाग आंदोलन से एकदम शिखर पर आया, जिसने सारे देश को आंदोलित किया, एकमात्र नंदीग्राम ने उस समय सारे देश को आंदोलित किया था, प्रभावित किया था। आप याद कीजिए, नंदीग्राम के आंदोलन ने इतना प्रभावित किया कि वो सुप्रीम कोर्ट तक हिट हुआ। और नंदीग्राम और सिंगूर के आंदोलन में जो वो हिट हुआ, वो जो जमीनें अधिकृत की गई थी वो वापस करने के बारे में निर्णय लेने पड़े। हमने क्या किया? हमने कभी सोचा ही नहीं कि मुसलमानों की कोई लोकतांत्रिक ताकत भी होती है। हम अल्टीमेटली मुसलमान को मुसलमान ही मानते रहे। सो मेरी ये आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मुसलमान को उसके जो धर्मनिरपेक्ष पंथियों के जरिए जो बनाए गए और मुस्लिम लीगियों के द्वारा जो बनाया गया, जो मुसलमान का जो एक इमेज है और कॉन्सेप्ट है और मिथ की धारणा है, उससे निकल के बाहर एक लोकतांत्रिक मनुष्य के तौर पर, एक लोकतांत्रिक नागरिक के तौर पर भारत के मुसलमान को हम देखने की आदत डालें। मुसलमानों में भी ऐसे लोग हैं जो कि मुसलमान को सिर्फ मुसलमान देखना चाहते हैं, वो मनुष्य नहीं देखना चाहते, नागरिक के तौर पर नहीं देखना चाहते। ऐसे लोग हैं। देखिए, मुसलमान तो मुसलमान नहीं रहना चाहता, वो तो नागरिक बनना चाहता है। वो नागरिक की तरह देखता है चीजें, वो नागरिक के तमाम किस्म के दायित्व पूरे कर रहा है, नागरिक की तरह शांतिपूर्ण तरीके से संविधान का पालन कर रहा है। वह तमाम किस्म के लोकतांत्रिक वैल्यूज और आकांक्षाओं को उसने विकसित किया है और उसने वर्तमान में अपने को लोकतंत्र की ताकत बनाया है। और ये जो चीज है, ये एक नए मुसलमान को, एक लोकतांत्रिक मुसलमान को जन्म देती है। और यह लोकतांत्रिक मुसलमान भारत के लोकतंत्र की देन है। इसमें सबसे बड़ी चीज सरकार नहीं है। सरकार ने तो खाली एक संविधान की रक्षा की है। इसमें सबसे बड़ी चीज है मुसलमानों की अपनी मेहनत। मुसलमानों ने जो अपनी मेहनत की है, तमाम किस्म के आर्थिक शारीरिक हमले झेलने के बाद, जितने दंगे हुए हिंदुस्तान में 70 साल में, उसमें सबसे ज्यादा संपत्ति का नुकसान हुआ है मुसलमानों का। इसके बावजूद वो मरने को तैयार नहीं है। इसके बावजूद वे बाकायदा रीअसर्ट कर रहे हैं, फिर खड़े हो रहे हैं। दुकानें जल जाती हैं, मकान जल जाते हैं, धंधे नष्ट हो जाते हैं, उन्होंने दोबारा फिर धंधे खड़े किए। उनके मुंह से जो भाषा सुनने को मिलती है, वो भाषा हम कभी सुने। आप वो भाषा मत सुनिए जो टेलीविजन पे ये जो गंवार लोग और जाहिल लोग बुलाते हैं, टेलीविजन वाले जो मुस्लिम प्रवक्ताओं के तौर पर, ये खास तरह से बुलाए गए हैं। ये मुसलमानों के नुमाइंदे नहीं हैं। मैं कुछ दिन पहले एक की सुन रहा था, कोई अबू फैजल नाम के एक घटिया किस्म का कोई आदमी है, गालियां दे रहा था। कोई भी समझदार आदमी गालियां नहीं बकता, कोई पागल आदमी ही गाली बक सकता है। सो पहली चीज और बड़ी चीज
लोकतंत्र ने एक लोकतांत्रिक मुसलमान पैदा किया है, लोकतांत्रिक मनुष्य पैदा किया है, और ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। लोकतंत्र ही इसकी सुरक्षा भी देता है। आज फिलहाल इतना ही रखें कि मुसलमान पर बात करते समय ये जो मिथ की जो माया लोक है, दोनों का बनाया हुआ, धर्मनिरपेक्ष और आरएसएस वालों का और मुस्लिम लीगियों का, इन तीनों का जो बनाया हुआ जो माया लोक है मुसलमान के बारे में, इस माया लोक के आधार पर मुसलमान को नहीं देखा जाए। मुसलमान की समस्याएं वे हैं जो कि हिंदुस्तान के आम नागरिक, हिंदुस्तान के मुसलमान के सुख दुख वैसे ही है जैसे एक आम नागरिक के हैं। ऐसा नहीं है कि जब टूटती है तो मुसलमान की अलग ढंग से हड्डी टूटती है, हिंदू की अलग ढंग से हड्डी टूटती है। नहीं, हड्डी टूटती है तो दोनों की हड्डी ही टूटती है, और प्लास्टर की दोनों को जरूरत होती है। मुसलमान की हड्डी और हिंदू की हड्डी में कोई फर्क नहीं होता। मुसलमान के रक्तचाप में और हिंदू के रक्तचाप में कोई फर्क नहीं होता। ब्लड प्रेशर इसे भी है और ब्लड प्रेशर उसे भी है। इलाज की दोनों को जरूरत है। इसे नहीं, ये जो नीम हकीमों के नुस्खे हैं मुसलमानों के बारे में, इन नुस्खों के आधार पर मुसलमान को मत देखो। मुसलमान धार्मिक नहीं होते, धर्म गौड़ है मुसलमान के यहां, जान लीजिए। वो उसकी एक रेगुलर प्रैक्टिस का हिस्सा है, लेकिन वह धार्मिक नहीं है। आपको उसकी नमाज दिखाई देती है, उसके अलावा उसकी कोई चीज दिखाई नहीं देती आपको। एक मुसलमान सारे दिन भर में नमाज के अलावा बहुत सारे काम करता है, जिससे उसका व्यक्तित्व और समाज बना है, और जिससे उसका परिवार बना है, जिसके जरिए उसने संपत्ति अर्जित की है। नमाज से संपत्ति नहीं मिलती, खाली नमाज पढ़ने से व्यक्तित्व भी नहीं बनता। तो जब मुसलमान पे बात करें तो देखें हम 24 घंटे में उसका पूरा शेड्यूल क्या है, क्या करता है वो। हम ये तो पता करें कि मुसलमान आखिर अपनी रोटी कैसे कमाता है। मुसलमान नमाज पढ़ के रोटी नहीं कमाता, बल्कि वह मेहनत करके रोटी कमाता है। इसलिए मुसलमान की पहचान उसकी मेहनत कश भूमिका को लेकर होनी चाहिए, धर्म की भूमिका पर नहीं होनी चाहिए। और धर्म की भूमिका के आधार पर मुसलमान को देखना, उसी माया लोक के बने हुए मिथ के आधार पर देखना है, और यह हम सबके अंदर बीमारी है। मुसलमान को अगर देखना है तो इस माया लोक से उसे निकाल के देखना होगा। मुसलमान हाड़ मांस का सच्चा एक साक्षात मनुष्य है, जिसे हम पहचाने। उसके प्रति जो भेदभाव लंबे समय से चलता रहा है, अभी भी है, वो हमारे जीवन में, सच्चर कमेटी ने इसे रेखांकित किया है, ये भेदभाव है। इस भेदभाव से निकलने की जरूरत है। मुसलमान को सामाजिक सुरक्षा तभी मिलेगी जब भेदभाव नहीं होगा। हमने कैसी कॉलोनी बनाई है, हमने कैसी बस्तियां बसाई हैं, हमने ऐसे कैसे जो हाउसिंग सोसाइटीज बनाई हैं, हमने ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज बनाई हैं जिनमें के मुसलमानों को घर नहीं मिलते, प्लॉट के लिए जमीन नहीं मिलती क्योंकि वो मुसलमान है। अगर कोई मुसलमान भाड़े पर घर लेना चाहे तो वो उसके लिए भाड़े पर घर नहीं मिलता। ये भेदभाव है, ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये हमारे मन में भरा हुआ है, ये गैर कानूनी है। मुसलमान के लिए जरूरी है कि उसको नहीं चाहिए, कोई मदद नहीं चाहिए उसके। मुसलमान इतनी ताकत, वो कहीं भी जगह खरीद लेंगे, फ्लैट खरीद लेंगे, लेकिन आप भेदभाव मत कीजिए। परसों मैं बंगाल की बता रहा हूं आपको, जहां मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, वो हाउसिंग सोसाइटीज में, अधिकतर हाउसिंग सोसाइटीज में हालत यह है कि वे किसी भी मुसलमान को घर नहीं खरीदने देते। धर्मनिरपेक्ष सरकार होगी, धर्मनिरपेक्ष शासन होगा, जगह जगह कम्युनिस्ट होंगे तो मुसलमान सुरक्षित होंगे,
कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। एक छोटा सा किस्सा बता रहा हूं जिससे कि आप इस बात की गंभीरता को समझें। ये जो अभी हो रहा है ना कि अब अचानक लोग कह रहे हैं ना, अचानक ये कैसे हो रहा है कि सब बंगाल में इतने बीजेपी को वोट कैसे मिल रहे हैं? ये आ गए, बीजेपी के तो इतने लोग नहीं थे आपने देखा नहीं था कभी। मैंने बंगाल में बिल्कुल जमीन के स्तर पर राजनीतिक काम किया है, मैंने पढ़ाया है लोगों को और मैंने पॉलिटिकल कैंपेन भी किया है, मैं जानता हूं लोगों को। एक बार हमारे दोस्त आए, ये आज से करीब 15 साल तो हो गए इस बात को, 15 साल से ज्यादा ही हो गए। वो कलकत्ता आए तो हमारे मुस्लिम दोस्त थे, वो बढ़िया दोस्त थे, बढ़िया आदमी थे। तो उन्होंने कहा कि जगदीश्वर चलते हैं, पार्क स्ट्रीट चलते हैं नॉन वेज खाने के लिए। गए पार्क स्ट्रीट की तरफ, पार्क सर्कस की तरफ। अब दुकानों पर जब हमने साइन बोर्ड देखे तो साइन बोर्ड में एक साइन बोर्ड नया देखा जो कि पहले नहीं होता था। 2000 के आसपास की बात है, नो बीफ। 2000 के पहले तक हिंदुस्तान में, खासतौर पर बंगाल में स्थिति यह थी कि दुकानों पर यह बोर्ड नहीं मिलता था। बंगाल में किसकी सरकार थी? लेफ्ट की सरकार थी। तो जो दुकानदार था, जो को बहुत फेमस दुकानदार था, नाम नहीं बोलना चाहता, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई आपके यहां तो बोर्ड ये नहीं लगता था कि नो बीफ, ये अचानक क्या हो रहा है? तो बोला नहीं जी, पार्टी के लोग आए थे, कह गए थे नहीं, जो बीफ के लिए आज गौ मांस को लेकर जो इतना हल्ला कर रहे हैं, बंगाल में जब वे शासन में थे तो उन्होंने नीचे ये बोर्ड हटवा दिए। तो अब धीरे धीरे जब आप विश्व हिंदू परिषद का एजेंडा आप लागू करेंगे तो वोटर कैसा बनेगा? वो कुछ दिन आपको वोट दे रहा है, जब आप चले जाएंगे तो बीजेपी को वोट देगा। सेक्युलर सरकार हो, लेफ्ट की सरकार हो, तो वामपंथियों की सरकार के जमाने में सबसे ज्यादा सुरक्षित होंगे मुसलमान। तो बंगाल तो सबसे बेहतर जगह है टेस्ट करने की। बंगाल में सबसे ज्यादा प्रतिवाद किया नंदीग्राम के लोगों ने और उसमें अधिकतर संख्या थी मुसलमानों की, आप जान लीजिए इसे। और वो जो रिटालिएट किया उसने बिल्कुल जमीन निकाल दी। मैं एक चीज अंडरलाइन करना चाहता हूं, लोकतंत्र में पिछले 70 साल में विभिन्न समुदायों और धार्मिक समूहों के बीच में लोकतंत्र का तेजी से विकास हुआ है। मुसलमानों में भी लोकतंत्र का विकास हुआ और लोकतांत्रिक चेतना का विकास हुआ है और लोकतांत्रिक मुसलमान का जन्म हुआ है। और आज वह लोकतांत्रिक मुसलमान अपने के लिए नागरिकता की मांग कर रहा है और शाहीन बाग आंदोलन उसका एक आइडियल आंदोलन था। इसने सारे हिंदुस्तान को आंदोलित किया। आप ये दिमाग से निकाल दीजिए वो सो गया है, मुसलमान सोए नहीं है, वो हिंदुस्तान को जगाने के लिए बने हैं। मुसलमानों ने हिंदुस्तान को पहले भी जगाया था और आज भी जगाएंगे। लोकतंत्र में वे लोग जो वंचित लोग हैं उनमें मुसलमान भी आते हैं। वंचित लोग जब मुखर होते हैं तो लोकतंत्र की चूलें हिलने लगती हैं, सरकार की चूलें हिलने लगती हैं। आप जान लीजिए इसे। सरकार मजबूर होती है वंचितों की आवाज सुनने के लिए। वे धार्मिक नहीं है, वे वंचित हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने इसे रेखांकित किया कि हिंदुस्तान के विकास के सारे दावों के बावजूद हिंदुस्तान में मुसलमान वंचित रहे हैं और वंचनाओं में रहे हैं। वंचित समुदाय जब एसर्ट करेगा तो जाहिर है कोई तर्क उसकी व्याख्या नहीं कर सकता, कोई भी प्रचलित राजनीतिक मॉडल उसकी व्याख्या नहीं कर सकता। किसी की समझ में नहीं आ रहा कि ये इतनी औरतें निकली कहां से शाहीन बाग में। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं इसे,
मुसलमान को मुसलमान की तरह देखना बंद कर दो। वे एक लोकतांत्रिक नागरिक हैं और वे लोकतंत्र की ताकत है। लोकतंत्र ने उनको बहुत कुछ नहीं दिया, लेकिन लोकतंत्र ने बहुत कुछ दिया भी है। और लोकतंत्र ने जो चीज दी उसे उन्होंने एकदम अपने दांतों से पकड़ लिया है, वो है डेमोक्रेटिक कॉन्शसनेस और लोकतांत्रिक चेतना। लोकतांत्रिक भावबोध में जीना, लोकतंत्र की रक्षा के लिए तमाम किस्म के उत्पादन और पुनरुत्पादन के कामों में मेहनत मशक्कत करके लगे रहना और देश के लिए संपदा अर्जित करना, चाहे जैसी विपत्ति आए लेकिन संपदा अर्जित करना, यह लोकतंत्र की सबसे बड़ी सेवा है। और यह सेवा मुसलमानों ने की है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, मुझे मुसलमान अच्छे लगते हैं, मैं मुसलमानों को प्यार करता हूं। बिलाल इतना ही, बाकी चीजें बाद में। थैंक यू।